वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। SN1 और SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को जानने से पहले हमें थोड़ा सा SN1 और SN2 रिएक्शन को जान लेना चाहिए। तो देखो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में इसे SN भी लिखते हैं। S मतलब सब्स्टिट्यूशन और N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। हालांकि इन रिएक्शंस का डिटेल डिस्कशन हम लोग एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को पढ़ते समय करेंगे, बट अभी हमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को जानना है। उसके लिए हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होती क्या है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा आइडिया हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में होना चाहिए। तो जैसे देखो मैं आपसे एक बात कहूँ कि मान लो एक कंपाउंड है AB टाइप का, ठीक। अब मैं ये कहता हूँ कि B की विद्युतीयता A से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली B इस बॉन्ड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और जब कभी भी ये बॉन्ड टूटेगा, इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको B अपने साथ ले जाएगा, और जब B इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ ले जाएगा तो B पर आएगा माइनस चार्ज, ठीक। A से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो A पर आएगा प्लस चार्ज। अब B पर माइनस क्यों है? क्योंकि B इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ ले गया है, यानी दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब देखो A पर पॉजिटिव है, इसलिए स्वाभाविक रूप से A का आकर्षण इलेक्ट्रॉन के प्रति होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है जबकि ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपको पता ही है आकर्षण होता है, इसलिए A जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, यानी एक ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण शो करेगा। A इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होगा, इसलिए A को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम लोग E+ से लिखते हैं। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन में E+ लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइए कि वो इलेक्ट्रोफाइल है और उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। वहीं अगर मैं B- के बारे में बात करूं तो आपको तो पता ही है कि B पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है और B भी नेगेटिव है, तो इस B का इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा। लेकिन इस B- का पॉजिटिव के प्रति, धनावेश के प्रति आकर्षण होगा, यानी ये B- जो है वो न्यूक्लियस लविंग होगा। न्यूक्लियस एटम का वो हिस्सा होता है जो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक। तो पॉजिटिव पार्ट से मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। B- खुद नेगेटिव है, इसलिए न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा, यानी पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्ट होगा, ठीक है। B- न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्ट होगा, इसलिए इसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में हम लोग नाभिक स्नेही कहकर बुलाते हैं, और इसे शॉर्ट में हम लोग NU- लिखते हैं। क्या लिखते हैं? NU-। तो जब भी आपको कहीं NU- लिखा मिले, समझ जाइए कि नेगेटिव स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन के प्रति तो कोई एफिनिटी होगी नहीं।
हाँ, लेकिन पॉजिटिव के प्रति जरूर इसकी एफिनिटी होगी। रिएक्शंस में कई तरह के न्यूक्लियोफाइल्स आप देखते हैं, जैसे X माइनस एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक, तो पहले तो हमें रिएजेंट को समझ लेना चाहिए कि नॉर्मली रिएजेंट या तो इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसे इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है। न्यूक्लियोफाइल होता है, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिकल रिच होता है, इलेक्ट्रॉन की नीड तो है नहीं, बट जहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी न्यूक्लियस के प्रति इसका अट्रैक्शन होगा और इसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जनरली इस टाइप की रिएक्शंस एल्किल हैलाइड में देखने को मिलती हैं। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड, इस तरह का कोई एक जनरल फॉर्मूला लिख दूं तो ये एल्किल हैलाइड ही होता है, जिसमें हैलोजन जुड़े होते हैं कार्बन से, तो ये एल्किल हैलाइड। ठीक, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है और यहाँ से X को X माइनस की फॉर्म में रिमूव कर देता है, रिप्लेस कर देता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा और आपको RNU प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, अब ये NU माइनस क्या है? नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही ने क्या किया है, एल्किल हैलाइड से X माइनस को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है और खुद उसकी जगह पर आकर जुड़ गया है। कुल मिलाकर नाभिक स्नेही ने X माइनस का प्रतिस्थापन कर दिया है, इसलिए ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, प्रतिस्थापन किसका? X का। किसके द्वारा? NU माइनस के द्वारा। NU माइनस कौन है? नाभिक स्नेही। तो इस रिएक्शन में नाभिक स्नेही ने X माइनस का प्रतिस्थापन कर दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना, ये एक्चुअल में नॉर्मली दो तरह की होती है। ठीक, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। ध्यान रहे, हम अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को पढ़ते समय। अभी हम लोग केवल उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को देख रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती हैं, SN1 और SN2। SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, और SN2 का देखो, यूनी, इस पर SN1 लगा है ना अपन, का मतलब एक, यूनी का मतलब भी एक ही होता है। तो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी हिंदी में कहें तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 का मतलब होता है, दो लगा है मतलब बाई, तो इसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह की हो गई, एक एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 और SN2। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि SN1 क्या है और SN2 क्या है, उसके बाद हम लोग इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर आएंगे। तो देखो, SN1 जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, SN1 मतलब एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस रिएक्शन के बारे में कुछ खास बातें आपको जान लेनी चाहिए, जैसे ये रिएक्शन एक 2 स्टेप रिएक्शन होती है, यानी इस रिएक्शन में कितने स्टेप होंगे? 2 स्टेप होंगे। दूसरा फैक्टर इस रिएक्शन के लिए ये है कि इस रिएक्शन की ऑर्डर जो है, कोटि जो है वो 1 होती है। एक्चुअली ऑर्डर 1 है इसलिए SN1 कहा है, ऑर्डर 2 है इसलिए SN2 कहेंगे। अब ये ऑर्डर क्या होता है? ये दरअसल हम लोग जब केमिकल काइनेटिक डिस्कस करेंगे
रसायन बल गतिकी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ऑर्डर क्या है। फिलहाल ऑर्डर को हिंदी में कोटि बोलते हैं। तो इस रिएक्शन की कोटि 1 होती है, तो इस रिएक्शन की कोटि 2 होगी। ठीक, तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है इसके बारे में कि यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। कार्बोकैटायन का मतलब ऐसा कार्बन जिस पर प्लस चार्ज होता है। ठीक, ये 3 पॉइंट तो कम से कम आपको मालूम होने चाहिए SN1 रिएक्शन के लिए कि 2 स्टेप रिएक्शन है। ऑर्डर 1 होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। 2 स्टेप में से भी जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है, दूसरा स्टेप थोड़ा सा फास्ट होता है। बात करेंगे उस पर थोड़ी सी। SN2 रिएक्शन के बारे में बात करें तो SN2 लगा है तो समझ जाइए कि ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर होगी इस रिएक्शन की 2। ठीक, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन थी, मगर ये SN1 के अपोजिट सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन में केवल एक ही स्टेप होगा। ठीक, दूसरी खास बात यह है कि यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में नहीं बनता। नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, कोई भी कार्बोकैटायन यहाँ पर नहीं बनता। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर C+ जैसी कोई स्पीसीज आपको बनती दिखाई नहीं देगी। लेकिन SN2 रिएक्शन में आपको एक काल्पनिक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती दिखाई देगी, जिसे हम लोग संक्रमण अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रमण अवस्था। तो पहले एक शॉर्ट समरी आप लोग SN1 और SN2 के बारे में ले लें कि SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एक आणुक है, ऑर्डर हमेशा इसका 1 होगा, कोटि 1 होगी। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होगी, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म होगा। SN2 रिएक्शन द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, 2 ऑर्डर 2 होगा, बट ये सिंगल स्टेप होगी, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, बल्कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो भी हाइपोथेटिकली होगी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे SN1 के बारे में थोड़ा सा। SN1 का मतलब क्या है बताओ? यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जल्दी से बताओ मुझे कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में, है ना। ऑर्डर कितनी होती है? कोटि कितनी होती है? 1। क्या बनता है इंटरमीडिएट? कार्बोकैटायन, C+ फॉर्म होता है। याद रहे, जब भी C+ इंटरमीडिएट के रूप में बनता है तो वो sp2 हाइब्रिड होता है। कैसा होता है? नॉर्मली sp2 हाइब्रिड। और sp2 हाइब्रिड होने की वजह से उसकी जियोमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, समतल त्रिकोणीय होती है। मेरी बात पर ध्यान दें, एक कार्बन पर प्लस आ गया तो बाकी इसके 3 बॉन्ड तो होंगे इस तरह से, ऐसे। ठीक, अब ये C+ है। अब इस C+ का संकर्ण sp2 होता है और आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। एक्चुअल में C+ की आकृति को हम देखें तो ये ऐसी होती है C। ठीक है, मान लो मैं तीनों बॉन्डों को प्लेन में बना दूं तो 1 2 3 इस तरह का होता है ये कार्बोकैटायन। ठीक, इसको हम, ये तो बोर्ड के प्लेन में है, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, बस प्लेनर होना चाहिए। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड मान लो ये मैंने इस तरह से वेज बॉन्ड बना दिया है, ध्यान दीजिएगा, और एक बॉन्ड मैंने इस तरह से डैश बॉन्ड बना दिया है। समझ गए? अभी भी ये समतल त्रिकोणीय है और यहाँ पर आ गया प्लस। दोनों एक ही हैं, अंतर क्या है? यहाँ तीनों बॉन्ड और कार्बन बोर्ड के प्लेन में है, जबकि यहाँ तीनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ये दरअसल ऐसे रखा हुआ है, इसलिए एक बॉन्ड तो प्लेन से बाहर आ रहा है और एक बॉन्ड प्लेन के पीछे जा रहा है, लेकिन ये अभी भी समतल त्रिकोणीय ही है। कैसे? जरा देखें। देखो, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ऐसे है कि नहीं? है एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा, तीनों ही बोर्ड के प्लेन में है। ठीक, अब इसको ही अगर मैं ऐसे रख दूं तो यही हो जाएगा।
एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, एक तुम्हारी तरफ और एक बोर्ड के पीछे की तरफ। तो ये ऐसे रखा हुआ है, समझ गए? ये तो है प्लेन में, ये आ रहा बाहर और ये जा रहा बोर्ड के पीछे। तो अभी भी तो ये समतल त्रिकोणीय है ना। देखो इसको अगर मैं ऐसे रखूं तो सब कुछ किस में आ गया? प्लेन में, ठीक। लेकिन इसी बॉन्ड को मैं थोड़ा सा घुमाकर ऐसे कर दूं तो भी तो यही है ये। बस फर्क इतना है कि अभी ये वाला बॉन्ड कहाँ है? प्लेन में, ये बाहर है और ये कहाँ है? पीछे की तरफ। लेकिन अभी भी ये समतल त्रिकोणीय आकृति ही है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा तो वो समतल त्रिकोणीय होगा, उस पर प्लस चार्ज है, और वो समतल त्रिकोण या तो बोर्ड के प्लेन में बनाया जा सकता है बिल्कुल ऐसे, या फिर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है ऐसे, ठीक। मैं इस वाले डायग्राम का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे अज्यूम करें, ये प्लेन में है, ये जो है ये बोर्ड से बाहर आ रहा है, और ये जो है ये बोर्ड के पीछे जा रहा है, कुछ इस तरह से। ये प्लेन में, ये बाहर आ रहा है, और ये जो है ये बोर्ड के पीछे जा रहा है, समझ गए? ये भी समतल त्रिकोण है। अगर इसको घुमा करके मैं ऐसे कर दूं तो ये भी समतल त्रिकोण होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें सभी लोग, आप देखो मैंने कहा 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ऑर्डर 1 होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, या तो उसे बोर्ड के प्लेन में बनाया जा सकता है या प्लेन के परपेंडिकुलर भी बनाया जा सकता है, ठीक। अब ये रिएक्शन दरअसल होती कैसे है? तो देखो मैं आपसे कहता हूं कि मान लो ये कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसके रिएक्शन मैं न्यूक्लियोफाइल से करवा रहा हूं, ठीक, और मैं कहता हूं कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हो रही है। तो फिर कैसे होगी? तो आप जानते हैं कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में क्या होगा? RCH2X जो है यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा। X माइनस के जाते ही कार्बन पर प्लस आएगा और RCH2 प्लस बनेगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म होता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है उस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब चूंकि प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये झट से इससे जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये मिल गया, ठीक। तो इस रिएक्शन में वास्तव में कितने स्टेप हुए? 2। पहले स्टेप में CX बॉन्ड टूटा है, कार्बोकैटायन बना है। दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है और प्रोडक्ट बना है। अब देखो ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये आयनिक है। आयनिक कैसे है? यहाँ रिएक्शन धनायन और ऋणायन के बीच में है, और आप जानते हैं कि आयनिक रिएक्शन को कंप्लीट होने में जरा भी वक्त नहीं लगता। ये रिएक्शन है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। यानी धनायन को जैसे ही ऋणायन दिखेगा दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये वाला आयनिक स्टेप बहुत फास्ट स्टेप होता है, बहुत स्पीड से होता है। तो इस रिएक्शन का सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो फर्स्ट में तो कोई भी आयनिक रिएक्शन नहीं है, यहाँ तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। नॉर्मली अगर किसी स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो उस स्टेप में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये बॉन्ड टूटता है और X दूर होता है और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। इसलिए सेकंड स्टेप के कंपेयर में फर्स्ट स्टेप जो है ना वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है और ये कोई आयनिक स्टेप नहीं है। धीरे धीरे करके X माइनस दूर जाता है और ये बॉन्ड टूटता है, इसलिए ये एक स्लो स्टेप है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सेकंड स्टेप फास्ट है जबकि फर्स्ट वाला स्लो है। केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से देखें तो कोई रिएक्शन अगर मल्टी स्टेप में होती है तो उसका वो स्टेप जो सबसे स्लो होता है वो उसका RDS कहलाता है। RDS क्या होता है भाई? RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। यानी अगर इस रिएक्शन की रेट को स्टडी करना है ना तो हम स्लो स्टेप की स्टडी करेंगे और वहाँ से ही रेट डिसाइड करेंगे। इसलिए ये वाला जो स्टेप है यही स्लो है और यही RDS होता है, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि जो स्लो स्टेप होता है उस पर ही किसी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, और रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले
रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो आप देखो इन दो में से ये वाला स्टेप स्लो है और इस स्लो स्टेप में काम आने वाला रिएक्टेंट ये है RCH2X। ठीक, इसलिए रिएक्शन का रेट केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से RCH2X की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि रेट जो होगा वो डिपेंड करेगा RCH2X की कॉन्सेंट्रेशन पर। यहां पर कोई पावर नहीं लगी है तो एक तो मानेंगे ही। ठीक, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है? 1। अब जरा ध्यान दें, किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है ना, वही उसका ऑर्डर होती है। अब 1 पावर है तो ऑर्डर 1 हो जाएगी, 2 पावर है तो 2 हो जाएगी। मान लो 2 रिएक्टेंट है, उनकी पावर 1-1 है तो दोनों को जोड़ देना, टोटल हो जाएगी 2। ये सारी चीजें हम लोग केमिकल काइनेटिक में सीखते हैं। अभी तो मैं बस इस रिएक्शन की वजह से कुछ जानकारी आपको दे रहा हूं। तो रेट जो है स्लो स्टेप में काम आने वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जिसकी पावर 1 होगी तो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। ध्यान रखोगे इस बात को। ये SN1 के बारे में कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, RDS होता है। सेकंड आयनिक टाइप का होता है तो फास्ट होता है। ऑर्डर 1 होती है, क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट काम आता है उसी की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। तो स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, इसलिए उसी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। पावर 1 होगी, ऑर्डर आएगा 1। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, कार्बन पर प्लस आता है। कार्बोकैटायन जब भी होगा नॉर्मली वो sp2 हाइब्रिड होगा। sp2 हाइब्रिड होता है तो उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। आप चाहें तो उसे बोर्ड के प्लेन में बना सकते हैं, आप चाहें तो उसे इस तरह से भी बना सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये ट्रायंगुलर कैसा है और ये कैसा है। देखो जरा, ये ऐसा है, प्लेन में रखा है सब कुछ, और इसी को मैंने घुमा करके ऐसे रख दिया। तो अब ये हो गया, एक बोर्ड प्लेन में गया बोर्ड के में, एक बोर्ड से बाहर आ गया और एक बोर्ड के पीछे चला गया। तो ये तो इस तरह का है, जिसको 3D में ऐसे दिखाया गया है। इसी को अगर मैं घुमाकर ऐसे कर दूं तो ये सब कुछ बोर्ड के ही प्लेन में आ गया। बात दोनों की एक ही है। ठीक, सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं SN2 के बारे में। SN2 क्या है? 2 लगा है मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसके बारे में कुछ खास बातें देखो। पहली बात, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें एक ही स्टेप होता है। दूसरी बात 2 है, 2 का मतलब है ऑर्डर इसकी 2 है। ठीक, और इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता। कार्बोकैटायन यानी C+ का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो भी हाइपोथेटिकली होगी, बात करेंगे इस पर हम लोग। लेकिन अभी हम पहले इसको थोड़ा और समझते हैं कि देखो, मान लो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है RCH2X। ठीक, इसकी मैं किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाता हूं। ठीक, और मैं कहता हूं कि सब्स्टिट्यूशन हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, Nu- ने X- को प्रतिस्थापित कर दिया और कहता हूं कि रिएक्शन जो है SN2 टाइप की है। SN2 कहते ही मेरे दिमाग में आ जाएगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ऑर्डर 2 होगी, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। अब ये सिंगल स्टेप कैसे है तो देखो जरा। देखो, मैं आपसे कहता हूं कि ये R है, ये H है और ये X है, यही तो है RCH2X, RCH2 पूरा का पूरा और X। ठीक, इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करता है। ठीक, जैसे ही अटैक करता है, यहाँ से ये जो X है इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर X- की फॉर्म में बाहर जाने लगता है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि Nu- को तो आकर जुड़ना है और X- को निकलना है। तो रिएक्शन इस तरह से होगी कि X- आसानी से निकल जाए और Nu- आसानी से आकर के जुड़ जाए। इसके लिए क्या होता है,
न्यूक्लियोफाइल अक्सर उस डायरेक्शन से अटैक करता है जहां उसे कोई किसी भी तरह की बाधा ना हो। यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो एक्स के अपोजिट दिशा से होता है। यानी एक्स को इधर से जाना है तो न्यूक्लियोफाइल को अपोजिट डायरेक्शन से आना है। ठीक, ऐसा नहीं होता कि एक्स इधर से जा रहा है और इधर से ही न्यूक्लियोफाइल आए, ऐसा नहीं होता। बड़ी सिंपल रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल वेट करता है, कहता है एक्स से कि भाई आप निकल जाओ तो मैं आ जाऊँ। ठीक, जैसे एक्स माइनस निकलता है वैसे न्यूक्लियोफाइल आने लगता है। तो कुल मिलाकर याद रखें कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक्स के अपोजिट डायरेक्शन से होता है। एक्स इधर से निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, ध्यान रखोगे। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है, एक्स माइनस निकलता है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है इस तरह से, इधर आर और यहाँ से निकल गया एक्स माइनस। अब बताओ इस रिएक्शन में कितने स्टेप हुए? सिंगल स्टेप हुआ, क्योंकि SN1 में तो क्या था, पहले एक्स माइनस निकलता था, C प्लस बनता था, फिर NU माइनस दूसरे स्टेप में अटैक करता था, तब जाके प्रोडक्ट बनता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी साइमल्टेनियसली साथ साथ एक्स माइनस निकलेगा और साथ साथ NU माइनस आएगा। जैसे जैसे NU माइनस अपोजिट साइड से आएगा वैसे वैसे एक्स माइनस बाहर निकलता चला जाएगा और फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, यानी ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि NU माइनस धीरे धीरे करके स्लोली कार्बन के करीब आता है, ये कार्बन है। ठीक, और जैसे जैसे ये करीब आता है वैसे वैसे एक्स जो है दूर जाता है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट से यहाँ बनती है कि NU माइनस पास आ रहा है और एक्स माइनस धीरे धीरे करके दूर जा रहा है। फाइनली एक्स माइनस निकल जाएगा, NU माइनस अपोजिट साइड से जुड़ जाएगा। तो देखो एक्स की जाने का डायरेक्शन ये है जबकि इसके आने का डायरेक्शन ये है, बोला है कि नहीं है? तो ये इस डायरेक्शन से निकलेगा, अपोजिट डायरेक्शन से NU माइनस अटैक करेगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यही एक स्टेप है, मात्र सिंगल स्टेप है। चूंकि इस स्टेप में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड बनेगा भी, तो धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और धीरे धीरे नाभिक स्नेह इसके पास आएगा, इसलिए यही इसके लिए स्लो स्टेप भी है। स्लो स्टेप को ही हम लोग RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। यानी इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है। और केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप में काम आने वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ स्लो स्टेप में NU माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल भी काम आ रहा है और एल्किल हैलाइड भी काम आ रहा है, इसलिए रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। दोनों की पावर 1 और 1 है और 1 + 1 होता है 2, तो पावर का सम है 2, इसलिए ऑर्डर हो जाएगी इस रिएक्शन की 2। ठीक, तो हम याद रखेंगे कि अगर SN2 रिएक्शन है तो सिंगल स्टेप है, इस तरह से ऑर्डर होगी 2, क्योंकि स्लो स्टेप में दोनों ही काम आते हैं तो दोनों की पावर पर डिपेंड होगा, तो टोटल पावर बनेगी 2, ऑर्डर यानी कोटि हो जाएगी 2। कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्यों? न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे कार्बन के पास आता है, धीरे धीरे एक्स माइनस निकलता है। एक्स माइनस ऐसे निकलेगा तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी जिधर से एक्स माइनस निकलेगा उधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा बल्कि अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये है पोजीशन, ये है, अब ये एक्स है, अब एक्स इधर से जाएगा, बाहर जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, इधर से आएगा। ठीक, ताकि रिएक्शन को प्रोसीड होने में कोई परेशानी ना हो। न्यूक्लियोफाइल कहेगा कि आप निकल जाइए, मैं आ जाता हूँ। समझ गए मेरी बात को? और ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिसाइड करेगा। तो याद रखना कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपोजिट डायरेक्शन से होगा, यानी उस डायरेक्शन से नहीं होगा जहां से एक्स निकलेगा। एक्स इस डायरेक्शन से निकलेगा तो इसी डायरेक्शन से NU माइनस भाव नहीं आएगा बल्कि पीछे से आएगा। ध्यान रखोगे इस बात को? तो ये चीजें हमें SN1 और SN2 के बारे में याद रखनी चाहिए। ठीक, अब हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखते हैं। तो SN1 के बारे में बेसिक बातें तो आपको मालूम चल ही गई है। कितने स्टेप होंगे रिएक्शन में? 2 स्टेप। ठीक है, क्या बनेगा इंटरमीडिएट के रूप में? कार्बोकेटायन। वो कार्बोकेटायन कैसा होगा? कार्बोकेटायन मतलब इस तरह से C+ होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर।
ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये सी, ये एक बॉन्ड प्लेन में रख दिया, एक आपकी तरफ ले आया बाहर की तरफ, और एक बॉन्ड को मैं पीछे की तरफ ले जाऊँ, बोर्ड के पीछे की तरफ। समझ गए? ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ये प्लेन में है, ये बाहर आ रहा है और ये बोर्ड के पीछे जा रहा है। कैसे? बिल्कुल ऐसे। सही है? ये प्लेन में है, ये बाहर आ रहा है और ये पीछे जा रहा है। ये तो प्लेन में है, ये बाहर और ये पीछे, ऐसे है। तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो जरा, मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लो कोई एल्किल हैलाइड है जिसमें कार्बन से क्या जुड़ा होगा? X जुड़ा होगा, और इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। R1 ऐसे बेस बॉन्ड और डैश बॉन्ड। सही है? तो ये R1 हो गया, यहाँ मान लो R2 है और यहाँ मान लिया R3। अगर इस कार्बन से 4 डिफरेंट बॉन्ड जुड़े, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन तो कायरल हो जाएगा। और अगर ये कार्बन कायरल है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जब ये SN1 रिएक्शन करेगा तो पहला स्लो स्टेप होगा कि नहीं होगा? और स्लो स्टेप RDS होता है, वो हम आपको बता ही चुके हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा? X माइनस। X माइनस के जाते ही कार्बन पे प्लस आएगा तो C प्लस बनेगा, जिसमें C पर है प्लस। अब आपको तो मालूम है कि कार्बोकैटायन कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो आपको ऐसे दिखाई देगा। एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में ही रख दिया है, एक बॉन्ड को प्लेन से कहाँ निकाल दिया है? बाहर। इस तरह से मान लो ये कहाँ है? बोर्ड के प्लेन से बाहर, और एक बॉन्ड को बोर्ड के प्लेन के पीछे कर दिया है, इस तरह से। सही है? यहाँ पर है R1, यहाँ पर है R2 और यहाँ पर है R3। इस आकृति को समझ पा रहे हैं ना? ये बोर्ड में है, ये बोर्ड से बाहर ऐसे R3 और ये बोर्ड के पीछे की तरफ है। ठीक, बिल्कुल वही आकृति है जो मैंने अभी आपको बताई है। ये ऐसे है, देखो। वैसे तो ये समतल त्रिकोण ही है ना, है कि नहीं है? ये ऐसे रखा है, तो ये वाला बॉन्ड तो कहाँ है? बोर्ड के प्लेन में। ये कहाँ है? प्लेन से बाहर। तो ये तो है R1, इधर है R3 और पीछे की तरफ जा रहा है R2। ये ऐसे है। ठीक, अब जरा समझना इस जियोमेट्री का क्या इस्तेमाल होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि नहीं हो गया? अब होगा सेकंड स्टेप। जरा बताएं मुझे सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब NU- का ऐसे अटैक करेगा। ठीक, अब देखो एक चीज समझना, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे देखो कैसे अटैक करेगा। ये तो है R1, ये है R3 और ये है R2, और यहाँ पर है प्लस चार्ज, है कि नहीं है? ये कार्बोकैटायन समतल त्रिकोणीय है। ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने आएगा, तो देखो न्यूक्लियोफाइल ऐसे इधर से भी आ सकता है, क्योंकि ये प्लेनर और फ्लैट है, तो इधर से भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल और इधर से भी आ सकता है। न्यूक्लियोफाइल को इधर से अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये प्लेनर और फ्लैट है, तो न्यूक्लियोफाइल को अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दें, ये तो ऐसे बन के खड़ा हो गया भाई, ये R1, ये R3 और ये R2 कि भाई अब बाबूजी मेरे को अटैक कर लो जैसे भी आपको करना है। यहाँ है प्लस, न्यूक्लियोफाइल को किसकी तलाश है? प्लस की, तो वो इधर से भी आके अटैक कर देगा तो भी प्रोडक्ट बनेगा, और अगर वो इधर से आकर भी अटैक कर देगा तो भी प्रोडक्ट बनेगा। दोनों तरह का इन्वायरमेंट सेम है, प्लेनर और फ्लैट है, इसलिए इधर से अटैक करने की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी इधर से अटैक करने की है। ठीक, यानी 50% न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से हो सकता है, तो 50% न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से भी हो सकता है। ठीक, इसका मतलब जब ये ऐसे रखा हुआ है ना, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से भी हो सकता है।
दोनों डायरेक्शन से हो सकता है। ऐसे रखा है ना, तो इधर से भी अटैक हो सकता है, मतलब ऐसे भी अटैक हो सकता है, इधर से भी अटैक हो सकता है, मतलब ऐसे अटैक हो सकता है। तो ये तो ऐसे रखा है, न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया तो इधर से जुड़ जाएगा। ये ऐसे रखा है, अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया तो ऐसे जुड़ जाएगा। तो बात को समझिए, जब कार्बोकैटायन ट्राइगोनल प्लेनर होता है और इस तरह से अरेंज हो जाता है तो 50% चांसेस हैं कि न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे और ऐसे जुड़ जाए, और 50% चांसेस हैं कि न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे और ऐसे जुड़ जाए। ठीक, अब जरा ध्यान दें, इधर से अटैक करने की पॉसिबिलिटी कितनी है? लगभग 50%। और इधर से अटैक करने की पॉसिबिलिटी कितनी है? लगभग वही 50%, है कि नहीं है? तो अब आप जरा मेरी बात को समझें। सपोज दैट न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से होता है, पहले इधर से करवाते हैं, 50% इधर से और 50% इधर से, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक होने की समान पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों साइड एक जैसी हैं। ये तो प्लेनर और फ्लैट बन के खड़ा हुआ है ऐसे। ठीक, न्यूक्लियोफाइल इधर से आकर भी जुड़ सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से आकर भी जुड़ सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल का इधर से अटैक होता है तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ेगा, और अगर इधर से अटैक होता है तो इधर जुड़ेगा। इधर से अटैक हुआ तो देखो ये कार्बन, ऊपर कौन है? R1। अटैक इधर से हुआ तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ेगा, तो ये जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बाकी ये वेज और डैश बॉन्ड है, तो वेज बॉन्ड पर है आपका R3 और डैश बॉन्ड पर है आपका R2। यही प्रोडक्ट बनेगा जब इधर से अटैक होगा तो। मगर 50% चांसेस इधर से अटैक होने के भी हैं। जब इधर से अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ेगा, और इधर जुड़ेगा तो ये C, ये R1 और न्यूक्लियोफाइल आ गया इधर। सही है, ये वेज और डैश बॉन्ड है, तो ये वाला आपका वेज बॉन्ड है और ये आपका डैश बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया, ये प्रोडक्ट बन गया, इधर से अटैक किया, ये प्रोडक्ट बन गया। 50% इधर से अटैक होगा, 50% इधर से होगा, यानी 50% ये प्रोडक्ट बनेगा तो 50% ये भी बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में मिरर लगा के देखूं तो जरा गौर करो, जब मैं इसके सामने मिरर लगाऊंगा तो ये मुझे ऐसा ही तो दिखेगा, जब इसके सामने मिरर लगाऊंगा तो ये मुझे ऐसा दिखेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। बोलो है कि नहीं है? क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव है तो पीपीएल को रोटेट करता होगा। सपोज ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो मिरर में ये कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज करता है उसको हम एल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल फॉर्म। यानी जब हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि X माइनस के जाते ही जो कार्बोकैटायन बनता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और उस पर दोनों तरफ से सेम पॉसिबिलिटी है अटैक होने की। इसलिए 50% इधर से और 50% इधर से। जब इधर से अटैक होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और इधर से होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों प्रोडक्ट 50-50% बनेंगे, और दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव है, और दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसका मतलब एक अगर डी है तो दूसरा क्या है? एल है। अब मैं आपसे पूछूं कि डी फॉर्म कितने परसेंट बनेगी? 50%। एल फॉर्म कितनी परसेंट बनेगी? 50% बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसमें 50% मिलेगा आपको डी और 50% आपको मिलेगा एल। 50% डी और 50% एल का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? जरा बताओ। वो रेसिमिक मिक्सचर होता है कि नहीं होता? यानी अगर SN1 मैकेनिज्म से कोई रिएक्शन हो रही है और रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 50% डी बनेगा और 50% एल बनेगा, यानी प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर होगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर हमें स्टीरियो की जानकारी नहीं है तो हम सिंपली एक प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन अगर हमें स्टीरियो की जानकारी है तो हमें पता है कि प्रोडक्ट दो बनेंगे। वैसे तो दिखने में एक जैसे होंगे दोनों, लेकिन स्टीरियो के हिसाब से अंतर होगा, क्योंकि 50% डी वाला बनेगा और 50% एल वाला।
ये क्लॉकवाइज रोटेशन वाला है और ये एंटी क्लॉकवाइज वाला, बोलो है कि नहीं है। इसलिए यहाँ क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। यानी हम कहते हैं कि SN1 रिएक्शन की खास बात ये है कि इसमें रेसिमाइजेशन होता है। क्या होता है, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब रेसिमीकरण होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में प्राप्त होता है। शुरू में ये ऐसे टेट्राहाइड्रल था, टेट्राहाइड्रल ऐसा ही तो होता है, ठीक। रिएक्शन होगी, पहले स्टेप में X माइनस चला गया, अब ये कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। अब इस प्लेनर पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ क्या है, प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक 50% इधर से होगा और 50% इधर से। जब अटैक इधर से होगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ेगा, और जब अटैक इधर से होगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो मैंने माना कि 50% इधर से अटैक हुआ है तो इधर जुड़ गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। मैंने माना कि 50% इधर से अटैक हुआ है तो इधर जुड़ गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। एक D होगा तो दूसरा L होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर 50% D बने और 50% L बने तो रेसिमाइजेशन होता है। तो याद रखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप RDS होता है, स्लो स्टेप होता है। ऑर्डर 1 होती है क्योंकि स्लो स्टेप में केवल और केवल एल्किल हैलाइड काम आता है, इसलिए रिएक्शन का रेट एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होता है। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इस तरह का। और ट्राइगोनल प्लेनर पर दोनों तरफ से अटैक होने के बराबर चांस होते हैं, इसलिए D और L दोनों ही फॉर्म यहाँ बनती हैं 50-50%। इसलिए SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन के साथ कंप्लीट होती है, रेसिमीकरण के साथ कंप्लीट होती है।